Hello students, welcome to online lecture series on analog circuits ETC 4th semester. Myself Kapil Dhama, assistant professor, and I will teach you this subject. So students, this is lecture number 1 of unit 1, and in this topic we will cover the following topics. So in this lecture series, students, we will discuss the review of the BJT, that is bipolar junction transistor, which we study in the earlier classes, and operation of the NPN transistor under active region, or we simply called it as working as an amplifier. How transistor work as an amplifier we should know before proceeding towards the analog circuit unit 1 topic, and concept of the amplification, and little bit description about the single stage amplifier. So students, let's start with the first topic, that is review of the BJT. So students, as you see, we discussed in the earlier classes about the BJT, एंड जैसे कि आपको पता होगा कि स्टूडेंट्स, जैसे हमारे पास यहाँ पर तीन जो सिंबल नोटेशंस होती हैं बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, और बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर जैसे कि आप जानते हैं कि ये बना होता है कॉम्बिनेशन ऑफ पीएन जंक्शन डायोड्स, और वो भी दो पीएन जंक्शन डायोड कनेक्टेड होते हैं बैक टू बैक। तो स्टूडेंट्स, विद द हेल्प ऑफ टू पीएन जंक्शन डायोड जो हम बीजेटी को बनाते हैं, तो उसमें हमारे पास तीन जो कंसेप्ट निकल के आता है। एक है एमिटर, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, दूसरा है बेस, तीसरा है कलेक्टर। तो इसका जो सिंबल नोटेशन है, डेट इज ई, डेट इज बी एंड डेट इज सी, एमीटर, बेस एंड कलेक्टर। तो एज यू नो, एमीटर यानी कि एमिट करना, क्या करेगा एमिट, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करेगा। दूसरा है कलेक्टर, कलेक्टर क्या करेगा, यानी कि जो एमीटर साइड से जो मेरे इलेक्ट्रॉन्स चले हैं वो क्या होगा, कलेक्टर साइड पे कलेक्ट होंगे। दूसरा है बेस, बेस क्या है, बेस एक तरीके का जो करंट, जो इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो बना हुआ है एमीटर साइड से कलेक्टर साइड, उनको वो क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। तो इसलिए हम यहाँ पे देखते हैं कि जो हमारी डोपिंग कंसंट्रेशन है स्टूडेंट्स, एमीटर साइड में क्या होती है, हाईली डोप्ड होती है, और जबकि इसका जो मीडियम साइज होता है, ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे कि बेस जो हमारा है, बेस का जो रीजन है वो लाइटली डोप्ड है, स्मॉलर इन रीजन है, जबकि कलेक्टर का जो मॉडरेटली डॉप्ड और लार्जेस्ट हमने जो स्पेस किया हुआ है। तो इसका पीछे कारण ये है कि जब एमीटर साइड से हमारी जो एमीटर करंट, एमीटर से हमारी जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे, तो कलेक्टर साइड पर स्पेस एक्वायर करने के लिए ज़्यादा चाहिए। क्योंकि ज़्यादा स्पेस जब होगा तब उसमें जो हीट डिसिपेशन होगी तो वो आराम से हो सकती है। यदि कलेक्टर साइड्स पे अगर हमारा स्पेस कम होगा तो हीट डिसिपेशन ज़्यादा होगी, इससे सर्किट ब्रेक होने का खतरा रहता है। तो हम क्या करते हैं कि कलेक्टर साइड पे डोपिंग हम करते हैं मॉडरेटली डोप, और स्पेस हम करते हैं लार्जेस्ट। तो इसमें एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि बाईपोलर जो जंक्शन डिवाइस है, इसके पास दोनों ही टाइप के माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं, यानी कि माइनॉरिटी एंड एज वेल एज मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। तो आई होप कि स्टूडेंट्स, दिस इज़ द बेसिक इंट्रोडक्शन, और हम एक बार रिवाइज कर रहे हैं, हम समझ सकेंगे कि ये कैसे हमने अपने प्रीवियस क्लासेस में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में पढ़ा था, उसको हम थोड़ा सा रिव्यू करते हुए अपने एनालॉग सर्किट्स के सिलेबस के अंदर हम इसको एंटर करेंगे। जैसे कि आपने और भी ये चीज़ पढ़ी थी कि बीजेटी को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, करंट कंट्रोल डिवाइस, और इसका जो लो इनपुट रेजिस्टेंस होता है, क्यों होता है, देखिए बीजेटी का लो इनपुट रेजिस्टेंस का मतलब ये होता है कि जब हमारा, क्योंकि ये करंट कंट्रोल डिवाइस है, तो यदि इनपुट साइड पे अगर रेजिस्टेंस हमारा हाई होगा तो करंट हमारा जो होगा वो फ्लो नहीं करेगा आउटपुट साइड पर। तो इसलिए हमारा क्या है, इनपुट रेजिस्टेंस को हम क्या करते हैं, सफिशिएंटली लो, ताकि जो मैक्सिमम करंट जो है ड्रॉप वो है आउटपुट सेक्शन पे हो जाए। इसलिए हम आउटपुट रेजिस्टेंस की वैल्यू को क्या रखते हैं स्टूडेंट्स, लो रखते हैं, हाई रखते हैं। अब देखो, व्हेन कंपेयर्ड टू द फेट यानी कि फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, पावर कंजप्शन इज मोर। तो फेट के मुकाबले अगर बात करें बीजेटी की, तो बीजेटी का जो पावर कंजप्शन है वो ज़्यादा है, जबकि और ये एक क्या है, नॉइजी डिवाइस है। नॉइजी डिवाइस क्यों है, क्योंकि आप जानते हैं कि नॉइस जो हमारे जो जंक्शन डिवाइसेस में होते हैं, वो जो जंक्शन डिवाइस में होने का कारण है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर जितना ज़्यादा होगा उसमें नॉइस फैक्टर ज़्यादा होगा उस सर्किट के अंदर। तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ माइनॉरिटी कैरियर्स, बीजेटी के अंदर एक नॉइस फैक्टर जो है बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो साथ ही साथ एक आप ये भी देखेंगे कि मैंने यहाँ लिखा हुआ है
इट हैज़ लीकेज करंट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ माइनॉरिटी कैरियर्स। तो क्या आप देख रहे हैं कि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर जो है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से जो हमारा लीकेज करंट है वो हो रहा है, प्लस हमारा क्या बन रहा है। तो जैसे कि आपने देखा कि यहाँ पे क्या होता है स्टूडेंट, लीकेज करंट होता है, एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बीजेटी के अंदर। अब जैसे कि हमने बात करी कि बीजेटी के अंदर एक एमिटर है जो कि हाईली डोप्ड है। तो हाईली डोप्ड क्या है, टू इंजेक्ट द मेजॉरिटी कैरियर्स इनटू द बेस। और बीजेटी में जो एमिटर है वो मीडियम एरिया है, जो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे डिस्कशन कर दिया है स्टार्टिंग में। तो ये थोड़ा सा और मैंने इसको थोड़ा सा आपको डिफाइन करने के लिए यहाँ दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे बेस का जो कंसेप्ट आता है लाइटली डोप्ड, इसका मतलब क्या हुआ कि बेस को यदि हम हाईली डोप्ड कर देंगे तो एमिटर साइड से जितने चले हुए इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कौन सा कर जाएगा, बेस रीजन कर जाएगा। तो इसलिए हमारे पास कलेक्टर साइड पर क्या होगा, कोई करंट, हमारा कोई इलेक्ट्रॉन्स का जो जो कम्बिनेशन है वो हमारे को वहाँ नहीं मिल पाएगा, जिसकी वजह से हमारे को करंट जो है नहीं मिल पाएगा। तो इसकी वजह से हम क्या करते हैं कि बेस को हम इस तरीके से हमने लाइटली डोप किया हुआ है कि अंडर कंट्रोल सिचुएशन इट विल कंट्रोल द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एमिटर साइड टू द कलेक्टर साइड। ओके स्टूडेंट्स, ताकि रिड्यूस कर सके रिकम्बिनेशन के प्रोसेस को। अब जैसे कि आप देख रहे हैं कि ट्रांजिस्टर का मतलब क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ रेजिस्टेंस, एंड इट टेक्स प्लेस इन द बेस रीजन। तो ट्रांसफर ऑफ रेजिस्टेंस जो है ट्रांजिस्टर का दूसरा नाम है, और ये हमेशा कहाँ एक्ट होता है, बेस रीजन के अंदर। तो बेस रीजन को हमने स्मॉलेस्ट एरिया क्यों प्रोवाइड किया हुआ है, ताकि हम ट्रांजिस्ट टाइम को रिड्यूस कर सकें। क्या होता है ट्रांजिस्ट टाइम, देखिए जैसे मैंने अभी बताया कि आप इलेक्ट्रॉन को जब कलेक्टर के साइड फ्लो करवा रहे हैं तो बेस रीजन अगर हमारा बड़ा होगा, हैवीली डोप्ड होगा, तो मेजॉरिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो है वो कहाँ डेविएट होगा, बेस रीजन की तरफ होगा, तो कलेक्टर साइड पे आपको नहीं मिलेगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, लाइटली डोप्ड होगा तो कंडक्टिविटी क्या होगी, कम होगी। तो कंडक्टिविटी कम होगी तो मेजॉरिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स कहाँ फ्लो हो जाएगा, कलेक्टर साइड में हो जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर 100 इलेक्ट्रॉन्स एमिटर साइड से चले तो 95 इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास कलेक्टर साइड पहुंच गए, 5 इलेक्ट्रॉन्स हमारे ट्रांजिस्ट टाइम यानी कि रिकम्बिनेशन प्रोसेस बेस रीजन के अंदर वहाँ उनका हो गया। तो ट्रांजिस्ट टाइम का मतलब है टाइम टेकन बाय द चार्ज कैरियर टू मूव फ्रॉम एमिटर टू कलेक्टर। ओके स्टूडेंट्स, ठीक इसी तरीके से दिस इज द बेसिक सिंबल ब्लॉक डायग्राम ऑफ ब्लॉक डायग्राम ऑफ बीजेटी। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि जो हमारे जंक्शंस होते हैं वो हमारे पास यहाँ दो होते हैं, 3 टर्मिनल होता है, जबकि पीएन जंक्शन डायोड में क्या इतना होता है, एक जंक्शन और 2 टर्मिनल्स होते हैं। यानी कि हमारे पास कौन कौन सा होता है, यहाँ पे 3 टर्मिनल, एमीटर, बेस एंड कलेक्टर, दीज आर नॉन एज टर्मिनल्स। वेयर एज इफ वी टॉक अबाउट द जंक्शंस, तो जंक्शन हमारे कैसे बने, तो जंक्शन हम जैसे जानते हैं कि बीजेटी का जो फॉर्मेशन हुआ है इट इज़ बिकॉज ऑफ द कनेक्टिंग टू पीएन जंक्शन डायोड बैक टू बैक ईच अदर। तो जिससे कि आप देख रहे हैं कि एमीटर टू बेस के साथ हमारा जंक्शन टू एमीटर, जंक्शन एट एमीटर साइड एंड जंक्शन एट कलेक्टर साइड। ओके स्टूडेंट्स, तो कलेक्टर को हम मॉडरेटली डॉप इसलिए प्रोवाइड करते हैं कि ताकि लार्ज एरिया की वजह से जब कलेक्ट कर रहा हो वो इलेक्ट्रॉन्स को तो वहाँ पे हीट डिसिपेशन होगा, तो हीट डिसिपेशन ना हो, कम हो, तो इसलिए हमने लार्ज एरिया वहाँ पे प्रोवाइड कर दिया। ओके स्टूडेंट्स, तो दिस इज द रिव्यू एंड दिस इज द बेसिक अंडरस्टैंडिंग पर्पस वी टॉक अबाउट द बीजेटी, दैट इज बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। तो अब बात करते हैं स्टूडेंट्स ऑपरेशन मोड्स ऑफ द ट्रांजिस्टर। जैसे कि आप जानते हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि हमारे पास जंक्शंस कितने हैं, 2 हैं, तो यानी कि इसके पास कितने सारे कम्बिनेशंस बन सकते हैं, यानी कि 4 पॉसिबल कम्बिनेशंस बन सकते हैं। तो ये कहता है कि क्योंकि आप देखते हैं कि पीएन जंक्शन डायोड के अंदर हमारे पास क्या होता था, एक फॉरवर्ड बायस होता था और एक रिवर्स बायस होता था। यहाँ पे क्या है, जंक्शन हमारे पास कितने हैं, 2 हैं, तो 2 जंक्शंस की वजह से हमारे पास क्या है, 4 कम्बिनेशंस बनेंगे। जैसे जंक्शन एट एमीटर साइड और जंक्शन एट कलेक्टर साइड को अगर हम फॉरवर्ड और रिवर्स बायस कर दें तो क्या कंसेप्ट बनेगा। इसी तरीके से जंक्शन एट एमीटर साइड और जंक्शन एट कलेक्टर साइड को रिवर्स एंड फॉरवर्ड बायस कर दें तो क्या बन जाएगा, या दोनों को ही फॉरवर्ड बायस कर दें या दोनों को ही रिवर्स साइड कर दें तो क्या होगा। तो ट्रांजिस्टर को हम वेरियस एप्लीकेशंस में यूज करते हैं डिपेंडिंग अपॉन द ऑपरेशन मोड्स ऑफ द ट्रांजिस्टर। तो स्टूडेंट जैसे कि आप देख रहे हैं, चूंकि हमें यहाँ पे काम किसका करना है, बीजेटी को वर्क करवाना है एज ए एम्पलीफायर, तो एम्पलीफायर के लिए हम क्या करेंगे, जंक्शन एट एमीटर साइड को फॉरवर्ड बायस एंड जंक्शन एट कलेक्टर साइड को
रिवर्स बायस करते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, मोड जो इसका होता है वो होता है एक्टिव मोड, यानी कि वर्किंग एज एन एम्पलीफायर होता है। ठीक है स्टूडेंट्स। अब बात आती है कि यदि वो जंक्शन एट एमीटर साइड ही रिवर्स बायस हो जाए तो वो क्या होगा, तो ये होगा गेन इज नेग्लिजिबल नेवर ऑपरेट इन दिस रीजन, यानी कि हम बीजेटी को कभी भी इस ऑपरेशन में ऑपरेट नहीं करवाते, क्योंकि जो गेन जो इसका होता है इस ऑपरेशन मोड में वो गेन क्या होता है, नेग्लेक्ट होता है। जबकि यदि हम दोनों ही जंक्शंस को अगर फॉरवर्ड फॉरवर्ड बायस कर दें या रिवर्स रिवर्स बायस कर दें, तो डियर स्टूडेंट्स हमें बीजेटी को स्विच की तरह हम इसको वर्क करवाते हैं। तो जंक्शन एट एमिटर साइड एंड जंक्शन एट कलेक्टर साइड, इफ दे आर forward bias, both the forward bias, then BJT work as an on switch। जबकि रिवर्स बायस दोनों हो जाएंगे तब वो बन जाएगा ऑफ स्विच, यानी कि ऑन ऑफ स्विच की तरह ये दोनों ऑपरेटिंग मोड की तरह काम करता है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि फॉरवर्ड बायस दोनों ही हो गया, तो इसका मतलब है सैचुरेशन रीजन, यानी कि वर्किंग एज एन क्लोज्ड स्विच की तरह काम करेगा। जैसे मैंने यहाँ सर्किट डायग्राम बनाया हुआ, स्टूडेंट्स देख रहे हैं आप कि इस सिंबल जो सिंबल नोटेशन होता है वो कैसे बनेगा, कलेक्टर टू एमीटर साइड को मैंने शॉर्ट सर्किट किया हुआ है, तो इसका मतलब सर्किट मेरा पूरा हो गया, इसका मतलब सर्किट मेरा ऑन कंडीशन में है। यदि यही कंडीशन में वो थोड़ा सा अगर आपका रिवर्स बायस कंडीशन में आ जाए तो इसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, कट ऑफ स्टेट बोलते हैं, यानी कि वर्किंग एज एन ओपन स्विच। तो ओपन स्विच का मतलब क्या हुआ कि कलेक्टर टू अमीटर साइड में हमारे को कोई पाथ नहीं मिल रहा, यानी पाथ नहीं मिल रहा है, तो उसका मतलब क्या है, सर्किट क्या करेगा, बीजेटी वर्क कैसे करेगा, ऑफ की स्विच की तरह काम करेगा। तो जो स्टूडेंट जैसे नोट करने वाली बात यहाँ है कि ट्रांजिस्टर कैन वर्क एज ए स्विच व्हेन ऑपरेट्स बोथ इन कट ऑफ मोड एंड सैचुरेशन मोड। सो स्विच की तरह काम कर सकता है दोनों ही मोड के अंदर। अब बीजेटी की अगर क्लासिफिकेशंस की बात करें स्टूडेंट्स, तो दो तरह की क्लासिफिकेशंस में हम काम करते हैं बीजेटी को, एक होता है एनपीएन ट्रांजिस्टर और एक होता है पीएनपी ट्रांजिस्टर। जनरली हम एनपीएन ट्रांजिस्टर के अंदर ही इसको ऑपरेट करवाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि इन दोनों डायग्राम्स के अंदर जो सिंबल नोटेशन है वो लगभग सेम है, सिर्फ एक डायरेक्शंस का जो है वो एक डिफरेंस है। तो पीएनपी में डायरेक्शन इनसाइड है और एनपीएन में डायरेक्शन आउटसाइड है। तो इन एनपीएन करंट इज मेनली बाय द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो एनपीएन ट्रांजिस्टर में जो करंट का प्रवाह होता है वो मेजरली बिकॉज ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, जबकि इन पीएनपी ट्रांजिस्टर करंट इज मेनली ड्यू टू द बोथ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। तो यहाँ आप देखेंगे कि यदि हम पीएनपी ट्रांजिस्टर को अगर नॉर्मल एम्पलीफायर की तरह काम करें तो इट हैज़ अ नॉइज फिगर, इट हैज़ अ लार्ज नॉइज, क्योंकि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। माइनॉरिटी चार्ज कैरियर कैसे, होल्स का प्रेजेंस यहाँ पे पीएनपी ट्रांजिस्टर में आ जाता है। तो इसलिए हम जनरली अपने जो ट्रांजिस्टर को वर्क एज ए एम्पलीफायर करवाते हैं तो वहाँ एनपीएन ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर की तरह यूज़ करते हैं। आई होप कि स्टूडेंट्स आपको समझ में आया होगा। चलिए बात करते हैं नोट जो मैंने थोड़ा सा इंपॉर्टेंट की बात करी है कि एनपीएन की ट्रांजिस्टर सुपीरियर है पीएनपी ट्रांजिस्टर से। जैसे कि अभी हम डिस्कशन कर रहे थे प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में, जब हम वर्किंग एज एन एम्पलीफायर करवाते हैं तो एनपीएन ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन का हम इस्तेमाल करते हैं। वो क्यों करते हैं, बिकॉज द मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ग्रेटर देन द मोबिलिटी ऑफ होल्स। तो वो किस में है, सबसे ज़्यादा एनपीएन ट्रांजिस्टर के अंदर है। तो मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स यानी कि मीन्स मोमेंटम, है ना। जैसे कि हमने ये प्योर जो कोर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पढ़ा था, ये फॉर्मूला था, ये जस्ट हमें रिवाइज करने का है, ज़्यादा हमें इसको ज़्यादा नहीं पढ़ना है। बाकी है, बात करते हैं डायोड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की। जैसे कि आप देख रहे हैं तो ये है स्टूडेंट्स द डिस्क्रिप्शन ऑफ द ब्लॉक डायग्राम और उसका जो सर्किट डायग्राम इक्विवेलेंट सर्किट जो हमारा बनता है वो कैसे बनता है। तो जैसे पीएनपी को देखो आप कैसे कर रहे हैं, पीएन डायोड को आप कैसे लगाते हो, आपस में एक दूसरे के अपोजिट, एक सामने सामने, पीएनपी ट्रांजिस्टर में एक दूसरे के सामने, जबकि एनपीएन ट्रांजिस्टर में एक दूसरे के अपोजिट, है ना। तो यहाँ देखेंगे कि ये आपका इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम जो हम एनपीएन ट्रांजिस्टर यूज़ कर रहे हैं, हम जनरली इस ट्रांजिस्टर के इक्विवेलेंट सर्किट का इस्तेमाल अपने सर्किट के अंदर यूज़ करते हैं। तो बीजेटी कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द टू डायोड्स विच आर कनेक्टेड बैक टू बैक। ओके स्टूडेंट्स, नाउ we comes to the second topic, that is operation of NPN transistor under active region।
और वर्किंग एज एन एम्पलीफायर। वो कहता है कि चूंकि आप जानते हैं कि अगर आप बीजेटी को एम्पलीफायर की तरह काम करवाते हैं तो एम्पलीफायर वो तभी काम करेगा जब वो एक्टिव मोड में होगा। एक्टिव मोड का मतलब है कि जंक्शन एट एमीटर साइड फॉरवर्ड बायस होगा एंड जंक्शन एट कलेक्टर साइड हमारा रिवर्स बायस होगा। तो जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ सर्किट डायग्राम बनाया हुआ है और सर्किट डायग्राम में आप देखेंगे कि एमीटर जो है एमीटर और बेस रीजन यानी जंक्शन एट एमीटर साइड वो हमारा फॉरवर्ड बायस में है, जबकि जंक्शन एट कलेक्टर टू बेस साइड वो हमारा क्या है, रिवर्स बायस है। तो कंसीडर हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे मैंने J1 एंड J2 की रिप्रेजेंटेशन से मैंने दो जंक्शंस का डिपिक्शन दिखाया है स्टूडेंट्स। तो ये आप देखेंगे फॉरवर्ड बायस एंड रिवर्स बायस तीनों का टर्मिनल मैंने यहाँ कंसेप्ट दिखाया हुआ है। और आप देखेंगे स्टूडेंट्स कि अगर हम इसको वर्किंग के ऊपर काम करें तो ये कैसे काम करेगा। देखो ये कहता है कि कंसीडर करें एक एनपीएन ट्रांजिस्टर एंड वी वांट टू ऑपरेट इन द फॉर्म ऑफ एम्पलीफायर। यदि आपको इस सर्किट को एम्पलीफायर की तरह काम करवाना चाहो तो आप इसको कैसे काम करवाओगे, यानी कि जंक्शन एट एमीटर साइड को फॉरवर्ड बायस और जंक्शन एट कलेक्टर साइड को रिवर्स बायस। तो ये आपके एक्टिव मोड में रिवर्स हो जाएगा। अब वो कहता है इन एक्टिव मोड द एमीटर बेस्ड जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस एंड कलेक्टर बेस्ड जंक्शन इज रिवर्स बायस, जैसे कि हमने अभी डिस्कशन किया। तो इस एक्टिव मोड में क्या हो जाएगा, आपका एम्पलीफायर जो बीजेटी है वो एम्पलीफायर की तरह काम करने लगेगा। अब बात आती है कि इन सर्किट फॉर दिस वी कनेक्ट द एमीटर सर्किट टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी एंड वाइल बेस इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। सो दिस कनेक्शन विल बिकम एज ए फॉरवर्ड बायस, वेयर एज जो दूसरा पार्ट है वो हमारा क्या बन जाएगा, रिवर्स बायस बन जाएगा। अब वो कहता है कि नाउ सपोज व्हेन देयर विल बी नो बायसिंग। नो बायसिंग का मतलब स्टूडेंट्स समझते हैं आप, नो बायसिंग व्हेन यू आर नॉट प्रोवाइडिंग एनी काइंड ऑफ पोटेंशियल आउटसाइड द सर्किटरी। सर्किट के द्वारा सर्किट के बाहर आप जब कोई ऐसी पोटेंशियल या बैटरी अगर आप प्रोवाइड नहीं करते तो वो अनबायस कंडीशन में है। तो बायस कब होगा, जब आप उसके अंदर सप्लाई प्रोवाइड करेंगे। तो ये कहता है कि सपोज अगर कोई बायसिंग ही नहीं है तो बैरियर पोटेंशियल एट जंक्शन J1 एंड जंक्शन J2 क्या होगा, वो कुछ इस तरीके से डिफाइन होगा। जैसे कि आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स, हमेशा याद रखिएगा जो इलेक्ट्रॉन का जो प्रवाह है वो एमीटर टू कलेक्टर है। तो जो पॉपुलेशन जो है आपकी इलेक्ट्रॉन्स की वो एमीटर साइड ज़्यादा है रादर देन कलेक्टर साइड। तो जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने यहाँ ग्रीन कलर से रिप्रेजेंटेशन दी हुई है। इनिशियली VB जो है वो ग्रीन कलर से रिप्रेजेंटेशन दे रखा है और लाल कलर से मैंने दे रखा है जब आपका VB माइनस V है ना, एमीटर टू बेस पोटेंशियल, वो भी आपकी डिफाइन करेगी। सिमिलरली यहाँ क्या होगा, VB प्लस VCB कलेक्टर टू बेस वोल्टेज भी आपका क्या हो गया यहाँ पे स्टूडेंट्स, एडअप हो गया। तो ये कहता है कि नाउ व्हेन वी अप्लाइड अ पोटेंशियल अक्रॉस द बोथ द सेक्शन, वो कहता है कि जब मैंने दोनों सेक्शन को प्रोवाइड कर दिया, देन जंक्शन J1 the barrier potential will reduce to VB minus VB and J2 is reverse bias, so barrier potential will increase to VB plus VCB। तो बैरियर पोटेंशियल का मतलब क्या हुआ, बैरियर इसका मतलब रिस्ट्रिक्ट कर रहा है। तो रिस्ट्रिक्ट अगर देखो रेजिस्टेंस का मतलब होता है अपोज करना, तो रेजिस्टेंस अगर अपोज होगा तो यानी कि जो करंट है, करंट का जो फ्लो है वो क्या करेगा, अपोज होगा। तो यानी कि जो दूसरे सेक्शन तक आपका जो करंट फ्लो होना चाहिए वो नहीं पहुंचेगा। तो इसमें आप ये नहीं कर रहे हैं स्टूडेंट्स, VB माइनस VEB यानी घट गया। तो बैरियर पोटेंशियल एट एमीटर टू जंक्शन साइड इट इज लेस एज कंपेयर टू बैरियर पोटेंशियल एट कलेक्टर साइड। तो वहाँ प्लस हो रहा है VB प्लस VCB, क्योंकि रिवर्स बायस जंक्शन वहाँ लगा हुआ है। यहाँ क्या हुआ है, फॉरवर्ड बायस है। तो फॉरवर्ड बायस की वजह से आपका बैरियर पोटेंशियल की जो विड्थ जो पोटेंशियल है वो क्या है, कम है। इससे क्या होगा, करंट की फ्लो जो है ज़्यादा होगी। तो इससे होगा क्या कि आपका नाउ due to reduced barrier potential the electron at the emitter side will move to the p side and recombine with the holes in the base region। तो जैसे कि मैंने एग्जांपल दिखाया था आपको कि जब आपके 100 इलेक्ट्रॉन्स एमिटर साइड से चले तो कलेक्टर साइड पे वो 95 पहुंचे, 5 जो हैं आपके रिकम्बाइन करके कहाँ पर, बेस वाले रीजन में। तो बेस वाला रीजन क्योंकि लाइटली डॉप्ड है और वो क्या करेगा, 100 में से 5 इलेक्ट्रॉन्स के साथ या कंबाइन हो गया और बाकी बचे कुछ जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कहाँ चले गए, कलेक्टर रीजन में चले गए। ओके स्टूडेंट्स, अब वो कहता है कि सिंस द बेस रीजन है कि लाइटली डोप्ड है और स्मॉलर एरिया है, सो रिकम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स विल बी स्मॉल। डेफिनेटली लाइटली डोप्ड है तो हमारा जो इलेक्ट्रॉन होल का रिकम्बिनेशन वो कम होगा बेस रीजन में, और मैक्सिमम जो हमारा इलेक्ट्रॉन होगा वो कलेक्ट कहाँ हो जाएगा, कलेक्टर रीजन में। तो J2 विल अक्रॉस जंक्शन J2 एंड रीच टू द कलेक्टर साइड। तो इलेक्ट्रॉन्स विल विच रिकम्बाइन विद द होल्स इन द बेस रीजन will reach to the
पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी VEB। तो इलेक्ट्रॉन्स जो रिकम्बाइन हो गए विद द होल्स इन द बेस रीजन विल रीच इट टू द प्लस टर्मिनल ऑफ द बैटरी VEB। तो VEB पर पहुंचने के बाद वो क्या होगा, अब उसकी जो कंडीशन बनेगी वो क्या बनेगी, देखो नाउ सपोज एन इलेक्ट्रॉन्स विल बी एट द एमिटर साइड, जैसे मैं एग्जांपल 100 का बता रहा था वो n का बता रहा है, तो सपोज 1 माइनस अल्फा टाइम्स ऑफ n इलेक्ट्रॉन्स कंबाइन विद द होल्स इन द बेस रीजन एंड रिमेनिंग अल्फा n मूव्स इन द कलेक्टर रीजन। तो जैसे कि मैंने बताया कि आपके पास 100 चले और 5 आपके रिकम्बाइन हो गए बेस रीजन में, 95 आपके कहाँ चले गए, कलेक्टर रीजन में पहुंच गए। तो नोट करने वाली बात यहाँ पे ये है कि स्टूडेंट द एमीटर साइड इज कनेक्टेड टू विद द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी which repels the electrons in the n side and tends to move towards the base region। तो एमीटर साइड चूंकि नेगेटिव बैटरी से टर्मिनल से कनेक्टेड है तो वो क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन जो n साइड में है वो उनको मूव करेगी, टेंड टू मूव टुवर्ड्स द बेस रीजन। तो नाउ J2 is reverse bias, so at the n side we have the minority charge carriers as holes। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे सर्किट डायग्राम में दिखा रखा है आपको, तो J2 रिवर्स बायस है तो इसलिए n साइड, तो at the n side we have minority charge carriers as holes and p side we have majority charge carriers as electrons and due to this there will be a reverse saturation current और leakage current। जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि जो रिवर्स सैचुरेशन करंट जो नॉइस के लिए रिस्पॉन्सिबल है बीजेटी के अंदर वो यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। तो एयर ICO मीन्स करंट ड्यू टू कलेक्टर साइड व्हेन एमीटर टर्मिनल इज ओपन सर्किटेड। तो ओपन सर्किट जब होगा तो एमीटर टर्मिनल जब आपका ओपन सर्किट होगा ड्यू टू कलेक्टर साइड, तो ICO का मतलब ये होता है। तो IC की जो एक डेफिनेशन, IC का जो करंट इक्वेशन दी गई है स्टूडेंट वो ऐसा है कि IC की वैल्यू अल्फा टाइम्स ऑफ IE प्लस ICO। This is the direction of the current which we use in the circuitry। so यहाँ देख रहे हैं जैसे कि एमीटर साइड पे आपका जो करंट का फ्लो है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहाँ से P to N है और IC भी इधर जा रहा है ना। और यहाँ लिख रखा है कि फ्रॉम KCL सम ऑफ द करंट एंट्रिंग इज इक्वल टू सम ऑफ द लीविंग करंट। तो जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कि नोड मैंने जैसे यहाँ डिफाइन कर रखा है ताकि आपको समझ में आए कि ऐसे हो रहा है कि इनकमिंग करंट बेस टाइप से हो रहा है और आउटगोइंग करंट देखो एमीटर साइड से भी आउटगोइंग है बट इनकमिंग कहाँ से आ रहा है, कलेक्टर साइड से। तो जंक्शन एट इस वाले जंक्शन पे हमारे दो करंट एंटर हो रहे हैं, जंक्शन एट कलेक्टर साइड और करंट एट बेस, ये दोनों एंटर हो रहे हैं जबकि लीव कौन कर रहा है, एमीटर। तो IE इज इक्वल टू कितना हो जाएगा स्टूडेंट, IC प्लस IB हो जाएगा अकॉर्डिंग टू KCL लॉ। तो ट्रांजिस्टर एम्पलीफाइंग एक्शन जो है वो ये कुछ इस तरीके से है। तो एक छोटा सा एग्जांपल से मैंने समझाया है कि ट्रांजिस्टर कैसे एम्पलीफाई कर रहा है। तो जो कि आप देखो डायरेक्शन हमने दिखा रखी, इनकमिंग करंट IC है, इनकमिंग करंट बेस करंट है, आउटगोइंग करंट IE है। अब सपोज करो कि VI की वैल्यू मैं देता हूँ 200 मिली वोल्ट है ना, इट इज़ अ वेरी स्मॉल वैल्यू एंड RI इज़ द इनपुट रेजिस्टेंस, R0 इज़ द आउटपुट रेजिस्टेंस। तो मैंने यहाँ क्या किया स्टूडेंट्स, मैंने एक लोड रेजिस्टेंस लगाया हुआ जिसकी वैल्यू 5 किलो ओम है और हम हम ये चाहते हैं कि V0 की वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करके दिखाएं। तो ये देखो स्टूडेंट यहाँ पे लिखा हुआ है कि दिस इज एन NPN ट्रांजिस्टर हैविंग कॉमन बेस with respect to input with respect to output। IB IC are the currents are direction indicated and show, so we have two input voltage VI 200 millivolt and output side the load resistance is 5 kilo। जैसे कि मैंने आपको डिफाइन किया वो मैंने सब यहाँ लिख रखा है। तो बात आती है कि suppose the input resistance offered by the transistor is Ri and output resistance be R0। तो now in the input characteristic we observe the slope is very large। तो कहता है कि जब हम ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर की तरह ऑपरेशन में जब आप काम कर रहे हैं तो हम इनपुट कैरेक्टरिस्टिक जब आप ऑब्जर्व करते हैं तो स्लोप उसका हम जो पाते हैं वो बड़ा लार्ज पाते हैं। तो ये स्लोप क्या है, वी इनपुट रेजिस्टेंस सॉरी इनपुट वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू एमीटर करंट है ना, क्योंकि आपका जो सर्किट है वो क्या है, ये वाला सर्किट है। देखिए यहाँ पे जो आपकी कैरेक्टरिस्टिक बनेगी इनपुट रेजिस्टेंस की वो क्या बनेगी, ये वाली इनपुट एमीटर करंट विद रिस्पेक्ट टू इनपुट वोल्टेज। तो जैसे कि यहाँ देख रहे हैं स्लोप मिल गया, तो स्लोप की वैल्यू जो बनेगी स्लोप इज इक्वल टू 1 बाई इनपुट रेजिस्टेंस। तो स्लोप में जैसे कि हमने बताया कि बीजेटी का जो इनपुट रेजिस्टेंस है स्टूडेंट वो बहुत लो होता है, रेड मार्क से मैंने इसके डायरेक्शन को इंडिकेट किया हुआ है डाउनवर्ड की तरफ। तो ये इनपुट रेजिस्टेंस अगर हमारा बहुत कम होगा तो स्लोप हमारा क्या होगा, स्टीप होगा, यानी कि अपर की तरफ होगा। तो दैट इज़ द इनपुट करेक्टरिस्टिक
डायग्राम। ठीक है स्टूडेंट्स, एंड सपोज वी कंसीडर द वैल्यू ऑफ आर आई इज बी 20 ओम। तो 20 ओम जब आप वैल्यू करोगे तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, है ना, आर आई की वैल्यू ये रही। स्लोप अब क्या हो गया, घट गया। आर नोट आपको क्या, आर नोट क्या हो गया, जब आर नोट बढ़ेगा तो स्लोप भी घटेगा। तो ये आउटपुट रेजिस्टेंस की वैल्यू है। ठीक है, अब वो कहता है कि आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक द स्लोप इज नियरली इक्वल टू जीरो, है ना। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक में जो स्लोप हमें ऑब्जर्व हो रहा है, देखो नेगेटिव साइड से स्टार्ट हो रहा है वो, तो वो नियरली इक्वल टू जीरो है। व्हेन स्लोप इज लो, व्हेन स्लोप इज लो दिस इंप्लाइज आउटपुट रेजिस्टेंस इज हाई। तो हमेशा याद रखिएगा स्टूडेंट, जब भी बीजेटी ट्रांजिस्टर के बारे में बात कर रहे हैं और वहाँ ये कह रहे हैं कि इनपुट रेजिस्टेंस हाई है, तो इसका मतलब वहाँ पे स्लोप की वैल्यू क्या है, हाई है, यानी कि लार्ज है। जबकि जबकि स्लो आपकी स्लोप की वैल्यू अगर लो है तो इसका मतलब समझ में आता है कि आउटपुट रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, कम है, आउटपुट रेजिस्टेंस की वैल्यू हाई है। तो सपोज वी कंसीडर ए कॉमन वैल्यू आउटपुट रेजिस्टेंस भी 1 मिली ओम, यानी कि 1 मिली ओम, दैट इज ये वाली दे रखी है। तो अभी कहता है कि वी नोट दैट वी आई इज इक्वल टू आई आई आर आई। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कि सपोज एक मैंने वैल्यू लिखी है स्टूडेंट, कॉमन रेजिस्टेंस विल को विज इक्वल टू 1 मिली ओम, 1 मिलियन मेगा ओम। तो मेगा ओम को हम लिख रखे हैं 100 किलो ओम, है ना। तो 1 मेगा ओम इज इक्वल टू 10⁻6 ओम, तो मैंने 100 किलो ओम लिखा हुआ है। नाउ वी नो दैट वी आई इज इक्वल टू आर आई इंटू आर आई, है, आई आई इंटू आर आई। तो ये ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, बट आई आई जो है वो आई एमीटर की इक्वल है, तो मैंने इसको यहाँ रिप्लेस कर दिया। तो बात आती है कि आई एमीटर एमीटर जंक्शन पे जो करंट आपका डेवलप हो रहा है वो कितना डेवलप होगा। तो जबकि आप देख रहे हैं कि वोल्टेज की वैल्यू आपने कितनी निकाल रखी है, 200, अभी आपने देखा हुआ है, ऊपर एग्जाम्पल में लिखा हुआ था। और 10⁻³ आपका क्या है, ये 200 मिली वोल्ट, 200 मिली वोल्ट का मतलब 200 इंटू 10⁻³ और आर आई की वैल्यू कितनी है 20, तो ये कट के आ गया 10 मिली एम्पियर आ गया। तो एंड वी नो डैट आई सी इज डायरेक्ट, आई सी की वैल्यू का जो इक्वेशन है वो क्या है, अल्फा टाइम्स ऑफ आई ई प्लस आई सी बी ओ। नेगलेक्ट आई सी बी ओ, है ना, लीकेज करंट है वो ना के बराबर ही है इस केस के अंदर। एनपीएन ट्रांजिस्टर वर्किंग एज ट्रांजिस्टर होता है बट वो बहुत ना के बराबर होता है, जबकि पीएनपी ट्रांजिस्टर में ज़्यादा है। तो आई सी की वैल्यू किसके इक्वल होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अल्फा टाइम्स ऑफ आई ई, यानी आई सी बी ओ आपका निगलेक्ट हो गया। अब यहाँ अल्फा जो है करंट एम्पलीफिकेशन की वैल्यू 0.95 से लेकर 0.98 होती है, विच इज नियरली इक्वल टू 1। तो हम ये कह सकते हैं, चलो हम 1 की वैल्यू ले सकते हैं फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग पर्पज। तो आई सी की नियरली अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितनी हो गई, आई आई हो गई। बट आई आई ई की वैल्यू अभी आपने क्या निकाली, 10 मिली एम्पियर निकाली, तो इसका मतलब आई सी की वैल्यू कितनी निकल गई, 10 मिली एम्पियर निकल गई। तो वी नॉट की वैल्यू कितनी निकलेगी, देखो वी नॉट की वैल्यू निकलेगी, आई सी आपने निकाला 10 मिली एम्पियर, बट आई सी वैल्यू आपने लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना निकाल रखा था, लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू आपने यहाँ कितनी लगा रखी है, 5 किलो ओम, है ना। तो 5 किलो ओम आप वी नॉट डालना चाहते हो और आई सी आपने निकाल लिया आई ई की मदद से कितना, ये वाली वैल्यू, जैसे कि मैंने यहाँ लिख रखा है आई सी इक्वल टू 10 मिली एम्पियर। तो ये वैल्यू आपने पुटअप की है जस्ट। तो ये आप देखेंगे वी नॉट की वैल्यू कितनी आई, 50 एम्पलीफाइड आउटपुट आ गया, यानी कि आपने इनपुट पे सप्लाई दिया 200 मिली वोल्ट और आपको वी नॉट कितना मिल रहा है, 50 मिली वोल्ट। तो हम ये कह सकते हैं कि इन एक्टिव रीजन बीजेटी इज वर्किंग एज एन एम्पलीफायर। ओके स्टूडेंट्स, तो दिस इज द वोल्टेज एम्पलीफिकेशन। Okay students, if we talk about the voltage amplification, तो voltage amplification is nothing but the ratio of the output voltage to the input voltage। तो आउटपुट वोल्टेज आपको 50 मिली है, नीचे कितना मिला है 200 मिली वोल्ट आपके पास थी इनपुट वोल्टेज, आपको कितना आ गया 50, ये आपका गेन आ गया, गेन। तो गेन कितने कितने गेन से आपकी वोल्टेज जो है जो आपको आउटपुट पे डिपेक्ट हुई है वो 50 है। सो वी कैन से दैट द आउटपुट वोल्टेज 50 टाइम्स टू द इनपुट वोल्टेज। ओके स्टूडेंट्स, तो दिस इज द concept of so student, this is the concept of our working amplifier with respect to ट्रांजिस्टर कैसे वर्किंग करता है एम्पलीफायर के रूप में, ये हमने इस टॉपिक के अंदर पढ़ा। तो अब बात करते हैं स्टूडेंट मीनिंग ऑफ एम्पलीफिकेशंस की, है ना। जैसे हमने एम्पलीफायर पढ़ लिया, ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर, बीजेटी का रिव्यू भी दिखा दिया मैंने आपको। अब बात करते हैं मीनिंग ऑफ एम्पलीफायर या मीनिंग ऑफ एम्पलीफिकेशन। तो सिग्नल दैट कंटेन सम इंफॉर्मेशन एंड वी वांट टू ट्रांसमिट इट सम पॉइंट विद सम स्ट्रेंथ, सो द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द सिग्नल इज कॉल्ड
सिग्नल स्ट्रेंथ इज कॉल्ड एज एम्पलीफिकेशन। तो एम्पलीफिकेशन का मतलब क्या है कि जो सिग्नल एक इंफॉर्मेशन कंटेन कर रहा है और हमें उसको किसी पॉइंट पर ट्रांसमिट करना है विथ सम स्ट्रेंथ, so process of increasing the signal strength is nothing but called as a amplification। तो amplification is generally done using multi stage amplifiers, है ना। तो एम्पलीफायर तो चलो आपका एक छोटा सा एक एग्जांपल हो गया कि भाई ट्रांजिस्टर एक एम्पलीफायर की तरह काम कर रहा है, मगर अगर आपको एक ऐसा सिग्नल जो लार्ज स्केल पर आपको एम्पलीफाई करके आपको प्रोजेक्ट करना हो तो उसके लिए तो आपको सर्किटरी बहुत ज़्यादा बड़ा चाहिए होगा। तो ये जो सिंपल नॉर्मल एम्पलीफायर है ये तो काम नहीं कर पाएगा, तो इसलिए उसने कहा कि एम्पलीफिकेशन इन जनरल इज डन यूजिंग विद द हेल्प ऑफ मल्टी स्टेज एम्पलीफायर। तो नंबर ऑफ सिंगल स्टेज एम्पलीफायर आर कास्केडेड टू फॉर्म ए मल्टी स्टेज एम्पलीफायर। तो इसलिए हम क्या करते हैं, जितने भी हमारे सिंगल स्टेज एम्पलीफायर है उसको हम कास्केड नेचर में, यानी कि एक एक ट्रांजिस्टर वर्क एज एम्पलीफायर का आउटपुट दूसरे का इनपुट बन जाया करता है। तो ऐसे अगर हमने 10 या 100 कास्केड नेचर में एम्पलीफायर के सर्किट लगा दिए तो एक मल्टी स्टेज एम्पलीफायर का कंसेप्ट वहाँ पे निकल के आएगा। तो फिलहाल हम समझते हैं कि सिंगल स्टेज एम्पलीफायर का डिस्क्रिप्शन। ओके स्टूडेंट्स, तो दिस इज द single stage amplifier when only one transistor is associated in circuitry and which is used for amplifying a weak signal, then circuit is known as single stage amplifier। वो कहता है कि जब आपका एक ट्रांजिस्टर एसोसिएट होगा एक सर्किटरी के अंदर जो एक वीक सिग्नल को एम्पलीफाई कर रहा है तो हमने उसको क्या बोला, सिंगल स्टेज एम्पलीफायर। तो मल्टी स्टेज एम्पलीफायर में क्या होगा कि मल्टी आपके ट्रांजिस्टर ये हर एक डिफरेंट सर्किटरी लगे होंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मल्टी स्टेज एम्पलीफायर्स में क्या होगा कि हर एक सर्किटरी के अंदर एक एक ट्रांजिस्टर का जो है इन्वॉल्वमेंट वहाँ होगा। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट सर्किट डायग्राम ऑफ ए सिंगल स्टेज एम्पलीफायर। तो दिस इज द जनरलाइज्ड ब्लॉक डायग्राम ऑफ ए सिंगल स्टेज एम्पलीफायर इन विच, और ये आप देखिए, आप जब भी आप बीजेटी एम्पलीफायर की बात करेंगे तो इस सर्किट से आप बार बार इंटरेक्ट होंगे क्योंकि ये सर्किट का एक जनरलाइज्ड डायग्राम है जिसके अंदर आप देख रहे हैं कि एक ट्रांजिस्टर मैंने लगाया हुआ है R1 R2, यानी कि ये मैंने जो वोल्टेज डिवाइडर रूल जिसे हम कहते हैं कि यहाँ पे R1 और R2 पैरेलल कनेक्शन में लगा रखा है। RC के लिए मैंने एक रेजिस्टेंस एट कलेक्टर साइड, रेजिस्टेंस एट एमीटर साइज, और बेस को कंट्रोल करने के लिए R1 R2 हमने क्या कर रखा है, पैरेलली कनेक्ट कर रखा है। तो आप ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, जैसे कि मैंने बताई थी कि बेस रीजन में हम करंट को कंट्रोल करते हैं, तो वो करंट को कंट्रोल करते हैं विद द हेल्प ऑफ R1 एंड R2 की वैल्यूज़ को, यानी ट्यून करते हैं हम इसकी। तो आप आउटपुट कहाँ ऑब्टेन करते हो, कलेक्टर साइड पे। तो कलेक्टर साइड पे जो आप जैसे देख रहे हो ग्रीन कलर में मैंने आउटपुट यहाँ डिफाइन कर रखा है। तो इनपुट आपका कहाँ है, बेस टू एमीटर साइड। तो बेस टू एमीटर साइड पर मैंने ब्लू कलर से लिख रखा है इनपुट। तो आई होप कि आप समझ पाए होंगे कि ये दिस इज द सर्किट डायग्राम ऑफ सिंगल स्टेज एम्पलीफायर। तो जैसे कहता है कि व्हेन ए वीक सिग्नल इज गिवन टू द बेस ऑफ द ट्रांजिस्टर, जैसे कि आप कह रहे हैं कि इनपुट जो कि ब्लू कलर में जो दे रखा है ना, ये वाला, जैसे मैं बताऊँ आपको दिस पार्ट। तो ये जो सिग्नल है स्टूडेंट्स तो ये जो सिग्नल है स्टूडेंट्स, तो ये आपका है वीक सिग्नल। यहाँ पे आप प्रोवाइड करोगे वीक सिग्नल बेस टू बेस ऑफ द ट्रांजिस्टर। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ बेस करंट फ्लोज। अब ड्यू टू द ट्रांसफर एक्शन कहाँ हुआ था, याद करें, हमारा ट्रांसफर एक्शन हुआ था बेस रीजन के अंदर। तो ए स्मॉल अमाउंट ऑफ बेस करंट फ्लोज, तो ड्यू टू ट्रांसफर एक्शन ए लार्ज करंट फ्लोज इन द कलेक्टर ऑफ द transistor. So therefore as the collector current increases the voltage drop across the resistor RC also increases। तो ये अल्टीमेटली हमारा मेन गोल क्या है कि जो हमने वीक सिग्नल दिया वो कलेक्टर साइड पे हमारे को एम्पलीफाइड होके मिले। तो इनपुट रेजिस्टेंस हमारी क्या रहनी चाहिए स्टूडेंट्स, कम रहनी चाहिए। तो आउटपुट रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी रहनी चाहिए, ज़्यादा कम रहनी चाहिए, है ना। तो आउटपुट रेजिस्टेंस ये कैसे मिलेगा कि जब RC की वैल्यू कम होगी तो वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा होगा, है ना स्टूडेंट्स। तो hence a small input at the base get amplified at the signal of the large magnitude and strength at the collector output, hence transistor work as an amplifier। तो कहता है कि small input at the base get amplified as a signal of the large magnitude and strength at the collector output। कि भाई जब आपने एक स्मॉल 200 मिली वोल्ट का सिग्नल आपने प्रोवाइड किया, आपको कितना मिल रहा है, 50 वोल्ट। तो कितने टाइम्स इंक्रीज हो गया, 50 टाइम्स इंक्रीज हो गया। अभी हमने एक एग्जांपल की तरफ से सीखा,
है ना। तो हमने यही तो एग्जांपल सीखा था कि हमने 200 मिली वोल्ट का सिग्नल हमने प्रोवाइड किया और हमारा सिग्नल आउटपुट पे क्या मिला 50 वोल्ट। तो इसका मतलब 50 टाइम्स वो क्या हो गया, गेन इंक्रीज हो गया। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा सिग्नल जो है वीक फॉर्म में वो एम्पलीफाई होके स्ट्रेंथ आउट होके हमारे आउटपुट सेक्शन में हमारे को डिस्प्ले हो रहा है। तो स्टूडेंट, in this lecture I will give you the brief overview of the BJT and its types in classification, and also we discuss how BJT works as an amplifier with the circuit diagram of NPN transistor. I also discuss the various operating modes for the BJT device. Also, we discuss the concept of amplification and the significance of single stage amplifier, which we discuss in the coming lecture series of multi-stage and cascade amplifiers. तो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में इतना ही। अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।